देखिए, पढ़ लिए हम लोग भारत के से हम क्या सीखें। अब देखेंगे इसका प्रश्न उत्तर। पहला है, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांवों में हो सकते हैं। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन जो हो सकता है वो गांव में हो सकता है, क्योंकि वहां के लोग, भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गांवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहां बड़े बड़े शहरों जैसे बनावटी चमक दमक नहीं मिलती। वहां जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम और पारस्परिक संबंध देखने को मिलती है। लेखक गांवों को पसंद क्यों करते हैं? भारत गांवों का ही देश है और असली जो भारत के लोग बसते हैं वो गांव में ही बसते हैं। गांव के लोग जो होते हैं ईमानदार होते हैं, सीधे साधे होते हैं, बनावटी चमक दमक नहीं बनाते। एक बालक था ना, वो कोई बालक था, भूखा हुआ था, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो एक बड़े रेस्टोरेंट के पास रुका, बोला दूध है? तो बोला हाँ है। 200 रुपये लीटर दूध दिया वो। और एक गांव से गुजरा तो गांव वाले को घर से पूछा कि दूध है? तो 1 बोतल दूध उसको फ्री में दे दिया। बताओ अमीर कौन है? पैसे के मामले में अमीर गांव वाला है, हृदय के मामले में अमीर, पैसे के मामले में अमीर वो रेस्टोरेंट वाला है। और अगर हृदय के मामले में देखा जाए, दयालुता के मामले में देखा जाए, तो अमीर कौन है? गांव वाला। अच्छा बताओ, अब वो आदमी जाए गया होगा तो गांव वाले का ज्यादा नाम लेगा कि रेस्टोरेंट वाले का लेगा? गांव वाले का। इसीलिए कहा जाता है भारत का सच्चा दर्शन कहां होगा? गांव में होगा, क्योंकि शहरों में लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं किसी से। आप पढ़े हैं कहानी नगर में कि वल्ली अमाल जब रो रही थी तो गांव के लोग अगर रहते तो जाके पूछते कि काहे रो रही हो। लेकिन यहां के लोग कहते हैं कि अरे किनारा होके रो, रो किनारा होने हो जाओ, होने जाके बैठ के चिल्ला चिल्ला के रो, तुमको कोई पूछने नहीं जाएगा। वही हाल होगा। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? गांव में। बोलो, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गांवों में ही हो सकता है, क्योंकि वहां के लोग, भूभाग, परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलता है। गांवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है, जहां बड़े बड़े शहरों जैसे बनावटी चमक दमक नहीं मिलती, बल्कि वहां जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम और पारस्परिक संबंध देखने को मिलती है। समझ में आ जाएगा? अगला प्रश्न, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा हुआ है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताइए। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या संबंध है? भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहां धर्म का वास्तविक उद्भव तथा उसके प्राकृतिक विकास का रूप, प्रत्यक्ष रूप परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है और पारसियों के जरथुष्ट्र धर्म की शरणस्थली है। आज भी यहां रोज नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक विश्व में, क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला महत्वपूर्ण देश है। धर्मों की दृष्टि से भारत का जो मुख्य बिंदु रहा है, मुख्य केंद्र रहा है, यहां धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है
और वैदिक धर्म की जन्मभूमि है। यहाँ पे वैदिक धर्म तो शुरू से ही था, वेदों के अनुसार चलना, और बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया। पारसियों के जरतुष्ट धर्म की शरणास्थली है। जैन धर्म जो आया था वो दूसरे जगह से आया था, तो दूसरे जगह से आने वाले को शरण में देना कहा जाता है, यहां उसको शरण दे दिया गया, तो शरणास्थली है। आज भी यहाँ रोज नए मतांतर प्रकट होते रहते हैं, आज भी यहाँ अलग अलग कुछ मत प्रकट होता रहता है और विकसित होता रहता है। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला महत्वपूर्ण देश है। बोलो, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहां धर्म के वास्तविक उद्भव तथा उसके प्राकृतिक विकास का रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्म भूमि है, पारसियों के जरथुष्ट धर्म की शरणस्थली है। आज भी यहां रोज नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला महत्वपूर्ण देश है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? प्रश्न कह रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है। वह भारत देखो ऐसा देश है जो पुराना को भी नहीं छोड़ा है और नया को भी नहीं छोड़ा है, दोनों को अपनाया है। अगर आप लोग देखा जाए, आप लोग अपने आप को सबसे यूनिक जनरेशन मानिएगा। बोले यू किसे? क्योंकि आप लोग स्लेट पर भी पढ़े, स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़े, आप लोग दिया भी देखे हैं, बत्ती भी देखे हैं, आप लोग 2G वाला स्पीड भी देखे हैं छोटा वाला, और 5G वाला स्पीड भी देखे हैं। आप लोग टीवी के लिए तरसे भी हैं, आज टीवी हो गया है। आप वो समय भी देखे हैं जो बिजली आती थी आधा घंटा के लिए और जाती थी या 24 घंटा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? हम लोग कोरोना जैसा त्रासदी भी देखे हैं, नोटबंदी जैसा वो सब भी झेले हैं, बुझा रहे? तो हर चीज हम लोग देखे हुए जनरेशन है। हम लोगों के 10 साल के अंदर इतना बदलाव आया है जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। आप अपने को बहुत यूनिक मानिएगा। अब का जनरेशन क्या देखेगा? वो डायरेक्ट 5G से चालू होगा कि नहीं चालू होगा? हम 98 रुपए का रिचार्ज कराते थे, 1 महीना 1 GB चलाते थे। हाँ, 1 GB 1 महीना। अब आज 2 GB का कोई वैल्यू नहीं है। रोज 110 GB मिलता है, वाईफाई से वो भी खत्म हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं है उसका। हम नहीं खत्म करते हैं, लोग खत्म कर देते हैं। मतलब एक आदमी कम से कम 4-5 GB खा जाता है रोज, तो समझ लो। तो वो हाल है, मतलब एकदम यूनिक। बेना भी देखे हैं और एसी भी देखे हैं ना, बोर्डा पर भी बैठ के पढ़े हैं और बेंच पर भी बैठ के, तो सब कुछ देख लिए एक ही हाल में। यूनिक जनरेशन मानना अपने आप को। इससे पीछे वाला जो गया वो खत्म हो गया, वो दिए में रह गया। हम लोग दिया से लाइट पर पहुंच गए। साइकिल रखना हम लोगों के जमाना में, हम जब थे तो साइकिल रखना गर्व का बात माना जाता था। जो लड़का स्कूल साइकिल से जाता था उसको बहुत धनवान माना जाता था, चाहे वो साइकिल किसी से उधारे मांग के काहे नहीं लाया हो। 18 लोग जाते थे कि आज हमरा के लिया चली है, 9 को नखरा दिखाता था। आज कोनो वैल्यू है? पैदल चल जाओ बढ़िया है, साइकिल से मत जाओ, ज्यादा बेइज्जती होगा। हम पैदल बाजार चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं पूछेगा, हाँ पैदल जाता हूँ। साइकिल से जाएंगे, ज्यादा बेइज्जती होगा। साइकिल से घूमो तो बताओ, होगा ना जी? वैसे ही ब्रो,
हम समझा रहे थे कि अतीत को भी देखे हैं और सुदूर को भी देखे हैं। भारत एक ऐसा देश है, चुप रहो, हम लोग साइकिल पर मिसाइल लाद के जा रहा था। अरे वो गया था ना चंद्रयान, तो साइकिल पर एक बार लाद के गया था, बैलगाड़ी पे लाद के वो भी देख लिए। चंद्रयान जाके उड़ के बस स्थापित हो गया। क्या बात है, अब क्या चाहिए? हर जनरेशन देखा, हर चीज देखा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर के बीच खड़ा है। प्राचीन के बीच भी खड़ा है और सुदूर के बीच भी खड़ा है। आज यह देश एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन की हर समस्या का उपाय बढ़ित है। यह समस्या चाहे शिक्षा का हो या संसद के प्रतिनिधित्व की। लल्लू यादव का जंगल राज भी देख लिए हैं और नीतीश कुमार का सुशासन भी, दोनों नहीं देखा हुआ है। आप लोग को नहीं याद होगा, उस समय 2005 में घर से शाम को बाद कोई बालक बाहर नहीं निकलता था। आप लोग का तो जन्मोक्रम शायद होगा कि नहीं होगा, उस समय सब 2010 के बाद वाला है ना। जन्मोक्रम नहीं होगा, मतलब मैट्रिक की परीक्षा में दे रहे होंगे तब तो लोग पढ़ना चालू किया होगा, जन्म लिया होगा। ये लोग जन्म लिया होगा कतना। कानून बनाने की बात हो या कानूनी समस्या, सीखने सिखाने की बात विश्व के अन्य देशों में नहीं मिल सकती जितनी भारत में मिलती है। भारत जैसे पुरातन देश में ही अतीत और सुदूर भविष्य के समस्याओं के बारे में सुअवसर प्राप्त हो सकता है। समझ में आ जाएगा। अगला, लेखक ने नया सिकंदर, बात मत करो, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है? नया सिकंदर, सिकंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिकंदर बहुत महान था, वो पूरा दुनिया फतेह करने निकला था। और वैसे ही अगर आप पूरा दुनिया फतेह करने का बात सोचते हैं तो आपको सिकंदर कहा गया है, उनको कहा गया है जो अभी नया नया शुरू किए हैं कुछ करना। आप लोग अभी कच्चे बच्चे हो। कच्चे बच्चे समझ में आ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग भोले भाले हो। अभी आप लोगों को थोड़े बात में भुलवाया जा सकता है। मूर्ख करे, आप लोगों को थोड़े बात में भुलवाया जा सकता है। आप लोगों को छोटका बच्चों में देखो, कुछ कहो तो हंसने लगता है, अतन का डांटो तो मुंह बनाने लगता है। अब गजब गजब मुंह बनाता है सब। थोड़ा सा भी फिर डांटो, चुप कराओ, हाँ चुप हो जाता है, खुश खुश। दूध मुंही बच्चा होता है ना, कि उसको मिठाई को चॉकलेट आठा ना कहते तो नाचने लगेगा, मिल गया मिल गया, बहुत मिल गया। कच्चे बच्चा इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों को अभी पढ़ाएंगे देंगे ना हमें, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b², याद कर लोगे क्योंकि जानते ही नहीं हो कि ना होता है। आपको पढ़ाएंगे ना अगर CRO क्रो मैंने कहूंगा तो याद कर लोगे। अरे अब कहोगे हम तो जानते हैं। अरे जानते हो तब ना जाके सवाल उठाओगे। अब छोटा बच्चा है, वो पढ़ने आए, इसको अभी C ना मालूम है ना A मालूम है, हम उसको अगर A B D पढ़ा देंगे वो याद कर लेगा। कोई बताएगा तब ना कि गलती था। तो वही बोल रहा है कि वो नया सिकंदर है, उसको जो सीखा होगा सीख लेगा। लेखक ने नया सिकंदर उस व्यक्ति को कहा है जो भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक और गौरवपूर्ण इतिहास से, विरासत से अनजान है। आप लोग क्या जानते हो भारत के बारे में? कुछ नहीं, बस ये जानते हो मेरा भारत महान। कैसे महान? कुछ पता नहीं। कहां महान? कुछ पता नहीं है। उसे कहा है जो भारत के साहित्य को नहीं जानते कुछ भी। भोला भला इसलिए कहें ना, भोला भला इसलिए कहें कि आपको कुछ भी समझाया जाए तो अभी आप गलत अर्थ निकालोगे। जैसे आपको टीवी देखने से मना किया जाए तो मना करने वाला आपको विलेन जैसा दिखेगा कि ये हमको मना खाली करते, खाली डांटत रहे लन। आपको मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, कोई डांटे तो आपको वो आदमी विलेन जैसा दिखेगा, हमरा के डाटा तड़ान। आपको पढ़ने के लिए दिन भर बोला जाए, आपको एकदम लगेगा कि सबसे खतरनाक आदमी ये है, आपको विलेन जैसा दिखेगा आदमी वो।
अब पता कब चलेगा कि विलेन नहीं हमारा हुई तो शुभचिंतक था? जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा। अगर हम डांट रहे हैं तो मेरे प्रति हो सकता है कि आपका आदर ना हो। जब आप 2 साल के 3 साल के बाद पहुंचोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ना ना, काश बतिया भोला वाला हो ना। अभी आप जो कर रहे हो वही अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक बालक है यहां से जाकर के यहां गिरना चाहता है, उसको खींचने पर वो रोने लगा जोर जोर से। उसको लगेगा कि सबसे मेरा बड़ा दुश्मन यही है, हमको गिरने नहीं दे रहा है। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि जैसे गिरने के बाद क्या होगा, तो उस दिन कहेगा ना ना ना। डॉक्टर जब चीरा लगाता है ना, तो सबसे ज्यादा दुश्मन लगता ही नहीं लगता है। वह चीरा लगा दिए, चाहे इंजेक्शन देता है, दर्द करता है उसमें, लेकिन शुभचिंतक होता है ना, वो वही हाल है, उसी को भोला भाला कहा जाता है। अच्छा वही बुजुर्ग आदमी जाएगा, डॉक्टर को कुछ गाली दे, कहते डॉक्टर को गाली देने लगता है बड़ी गाली देता है उसको, छोड़ो किनारे, रुक रुक तो मारता नियम। अब आप लोग जाओगे, बंद करो, है अनजान है, और वो अगर कुछ सीखना चाहे तो बहुत कुछ इस भारत देश से क्या कर सकता है, सीख सकता है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है, रेखांकित किया है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा है कि भारत ने ही विश्व के नीति कथाओं के माध्यम से नवजीवन का संचार किया। इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यम से अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली, और हमारे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। देखो भारत में ही क्या हुआ, नीति कथा। नीति कथा किसको कहा जाता है, जिस कथा को पढ़ने से थोड़ा सा ज्ञान हो, उसी को कहा जाता है नीति कथा। तो भारत में नीति कथाओं के क्षेत्र में अवदान के विषय में कहा है कि विश्व में जितने भी कथाएं आई, देखो हर बात के लिए कोई ना कोई कहानी बना दिया गया, हर बात के लिए कोई ना कोई कहानी बना दिया गया, उसके माध्यम से समझाया जाता है। कहानी क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट डालता है। जैसे कोई बात आपको समझना हो तो अगर उस टाइप का कोई कहानी बनाया गया, जैसे लालच को, परिणाम को समझाने के लिए व्याघ्रपथिक कथा बना, तो उसमें बताया गया कि ज्यादा लालच कीजिएगा तो शेर नामक जो दुष्ट है वो आपको खा जाएगा। तो एक कहानी बनाया गया, आप पढ़े होंगे ये कछुआ और खरगोश का दौड़। कछुआ और खरगोश का दौड़ में कछुआ जीत जाता है। तो ये पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसे समझाया गया कि अब छोटे हैं, कमजोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निरंतर प्रयास कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीत जाइएगा। तो वही बताया गया कि लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा है कि भारत ही विश्व में नीति कथाओं के माध्यम से नवजीवन का संचार किया। भारत ही नीति कथा ऐसा लिखा जिसे पूरा विश्व में नया जीवन आया। इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यम से अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली। हमारे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। बोलो, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा है कि भारत ने ही विश्व में नीति कथाओं के माध्यम से नव जीवन का संचार किया। इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यम से अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली। हमारे यहां प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं।
भारत और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध था इसके बारे में लेखक ने क्या दिखाया है? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय में ही भारत तथा सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो गया था। साथ ही संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक इसका निष्कर्ष पर पहुंचता है हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है वे भारत के सिवा किसी और अन्य देश में उपलब्ध नहीं थी। शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं शताब्दी में भी यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। लेखक ने क्या कहना चाहा है कि भारत के साथ यूरोप के संबंध जो है वो सोलोमन के समय में ही भारत और सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो गया था। साथ ही संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन जिन वस्तुओं के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है वो भारत के सिवा अन्य देश में मिल ही नहीं पाएगा। शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं शताब्दी में भी यूरोप के व्यापारिक संबंध थे। बोलो, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय में ही भारत तथा सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो चुका था। साथ ही संस्कृत शब्दों के आधार पर लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन जिन वस्तुओं का निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है वे भारत के सिवा किसी भी देश में उपलब्ध नहीं थी। शाहनामा का रचना काल 10वीं-11वीं शताब्दी में भारत में यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे। मतलब कहना क्या चाहते हैं? देखो, ये कहना ये चाहते हैं कि भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था। इस बारे में कैसे पता चला? तो ये कुछ कुछ बातों का जिक्र हुआ, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन। तो ये सब भारत में ही मिल सकने वाला वस्तु है। इसका मतलब 10वीं-11वीं शताब्दी में, आज से 1000 साल पहले भी भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध रहा था। जाइए, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? किसे कहा गया है और किसने कहा गया है? पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही सही ज्ञान और दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्समूलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला और कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। देखिए, स्पष्ट किया। वेदांतियों का वेदांती सबसे पहले किसे कहा जाता है? मैक्समूलर को कहा जाता है। क्यों? भारत के संबंध में सही सही ज्ञान और दृष्टि में ये बढ़िया से उसका रिसर्च करके खोज करके सब कुछ लाए। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया। दुनिया के सामने स्पष्ट किया कि भारत एक बहुत ही अच्छा देश है, भारत में बहुत सारे संभावनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद इससे प्रभावित होकर के इन्हें क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती। समझ में आ जाएगा? बोलो, पश्चिमी जगत में भारत के संबंध में सही सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्समूलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने
भारतीय सभ्यता संस्कृति ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा कला कौशल आदि की गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों? उसको खोल दीजिए ना, खोल दीजिए उसको, जाओ घरे। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत एक ऐसी समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसको है? कौन भारत को सही से पहचानेगा तो सही हो जाएगा? तो उसको पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के हो। क्यों? क्योंकि अगर भारत में समस्याओं को सुलझा लेगा, भारत में अगर समस्याओं को सुलझा लेगा तो उसका समस्या खुद पर खुद सुलझ जाएगा। जो लोगों के बीच रहता है वो ज्यादातर समस्या का हल निकाल कैसे देता है? क्योंकि लोगों का इतना समस्या सुना हुआ रहता है वो, उसको सब समस्या का धीरे 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 सोल्यूशन पता चल जाता है। वो हर चीज में जान जाता है कि क्या किया जाए। आप अकेले रहोगे तो अपना समस्या देखते रहोगे, लोगों के साथ में रहोगे, इतने लोगों के साथ में रहोगे तो कोई से हर किसी का वैरायटी की समस्या है। तो उस समस्या को सुलझाते सुलझाते आप खुद एक सॉल्यूशन बन जाओगे, हो गया काम। वही तो चाहिए। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? आप देखे होंगे जो पुराना आईएएस ऑफिसर होता है, वो सबको जब कोई केस सुलझता नहीं है तो उन लोगों को भेजा जाता है कि आप इसका ट्रांसफर कराया जा रहा है, ये जाएगा, सब कुछ निपटा के सही से चला आएगा। क्यों? क्योंकि पुराना हो चुका है, वो बहुत सारा तकलीफ झेल चुका है। प्रमोशन जिसको लेना रहता है ना बढ़िया बढ़िया, वो खतरनाक में पोस्टिंग करवाता है कैसे भी करके, कि अच्छे जगह पे पोस्टिंग करवाइए जहां समस्या हो, तभी तो सुलझाएंगे और हीरो बनेंगे तो चमकेंगे। ना तो ऐसा जगह भेज दीजिए जहां एको केसे नहीं होता हो। तो भैया गए थे कांस्टेबल बन के, हवलदार बन के, पता चला हवलदारे रह गए, क्योंकि कोई समस्या नहीं आया ना। बात समझ में लगा हो रहा है? एक हवाई जहाज बनाने वाला जब हवाई जहाज उड़ता है तब पता चलता है कि इसमें समस्या क्या आ रहा है। हवाई जहाज बना दिया, उड़ा रहे ही नहीं, तो क्या पता चलेगा उसमें एरर क्या है अभी? तो वही बताया गया है। भारत को पहचान सकने वाली आवश्यकता सबसे ज्यादा यूरोपीय लोगों के लिए है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत बड़ा समस्या। अगर उस भारत की समस्या को सुलझा देगा तो अपना समस्या खुद पर खुद क्या हो जाएगा? सुलझ जाएगा। बोलो, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों को है, क्योंकि भारत ऐसी समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान यूरोपियन समस्याओं का भी निदान कर देगा। समझ में आ जाएगा? तो इस तरह से एक्सरसाइज 3 खत्म।